नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी अपने विधानसभा के लिए चुनावों का इंतजार कर रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, जो अब अपनी पार्टी उन्होंने बना ली है, गुलाम नबी आजाद साहब अभी चुनाव प्रचार के से पहले ही चुनाव प्रचार में लग गए हैं और उन्होंने डोडा की रैली में एक बड़ा ही बयान दे दिया, जिसको लेकर काफी विवाद फैल गया है, वीडियो वायरल हो रहा है, हंगामा हो रहा है। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है कि कश्मीर में और हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान हैं वो सभी पहले हिंदू थे। ये कश्मीर में सभी के सभी मुसलमान कश्मीरी पंडित थे, जिन्हें कन्वर्ट किया गया और वो कन्वर्ट होने के बाद हिंदू से मुसलमान हो गए। 600 साल पहले कश्मीर घाटी में कोई भी हिंदू जो था कि मुसलमान नहीं था और सिर्फ कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। इस बयान को लेकर जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में भी हंगामा खड़ा हो गया। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कहा, फिर बात करेंगे कि क्यों कहा। हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। आपने सुना, गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कि कश्मीर में तो सभी कश्मीरी पंडित थे 600 साल पहले तक, और 1500 साल पहले ही तो इस्लाम आया, उससे पहले तो सभी हिंदू थे। तो यहाँ जितने लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो आक्रमणकारी आए वो भी 15-20 मुगल आए होंगे, जिनकी वजह से ये सारा हुआ, और उसके बाद सभी जो मुसलमान हैं वो कन्वर्ट हुए हैं। तो इसका क्या मायने है, क्या जरूरत है? कुछ लोगों ने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और वो पीडीपी के साथ और जो वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ नहीं जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो छोड़कर ही आए हैं। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के करीब होना चाहते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं? क्योंकि जो बात उन्होंने कही है वही बात भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की प्रमुख हैं, सरसंघ कार्यवाह है, सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत साहब। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। वो भी बार बार इस बात का जोर देते हैं कि हमारे पूर्वज एक हैं, हम हिंदू हैं। वो कन्वर्ट की बात नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तानी होने की बात करते हैं और कहते हैं हिंदू और मुसलमान एक हैं, उनका डीएनए एक है। 3-4 साल पहले उन्होंने कहा था कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है और हम मुसलमानों के बिना नहीं रह सकते, मुसलमानों को बाहर नहीं भेजा जा सकता। बार बार इस बात का जोर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस पर बात करती रही है। प्रधानमंत्री खुद सबका साथ सबका विकास पर जोर देते हैं और इन दिनों तो पसमानदा मुसलमानों को लेकर भी बात हो रही है। लेकिन गुलाम नबी आजाद जब ये कहते हैं कि पहले सभी मुसलमान हिंदू थे, इसका क्या मायने है? क्या वो कहना चाहते हैं? क्या हिंदू धर्म को लेकर कोई बात करना चाहते हैं, या फिर मुसलमान को लेकर जो आक्रमणकारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा है कि कन्वर्ट किया गया, एक जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, और उससे फिर एक बार बात आएगी कि इसका मतलब कि मुगल जो शासक थे वो आक्रमणकारी थे और उन्होंने आक्रमण करके और दबाव बनाकर तलवार के दम पर हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। जम्मू कश्मीर का जब वो जिक्र करते हैं कि 600 साल पहले यहाँ सभी कश्मीरी पंडित थे और आज वहाँ पर 90% की करीबन 80% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और वो सभी कन्वर्ट हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है, हिंदू धर्म तो उससे पहले से चल रहा है। लगातार उस पर उन्होंने जोर दिया और बहुत साफ बात की है। कोई इस तरह से नहीं कहा है कि कोई एक लाइन बोल दी हो और उस पर बात नहीं, उन्होंने विस्तार से इस पर चर्चा की है। तो इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? पहली बात, क्या राजनीतिक मायने यह हैं कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। तो गुलाम नबी का जो आजाद का भाषण है उसके राजनीतिक मायने बहुत सारे हो सकते हैं, इसके सामाजिक मायने भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जब गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि सब पहले हिंदू थे और फिर
अब मुसलमान हो गए हैं। कश्मीर घाटी में सभी मुसलमान कश्मीरी हिंदू हैं। इसका मतलब वो इस बात पर जोर दे रहे हैं, इस बात पर जो राइट विंग पार्टीज, इस बात का राइट विंग जो सोसाइटी है वो इस बात पर जोर देती रही है कि मुगलों के आक्रमण की वजह से ये सब कुछ हुआ है और सभी मुसलमान जो हैं वो धर्म परिवर्तन करके, कन्वर्ट करके हुए हैं। गुलाम नबी आजाद ने खुद ने भी कहा कि वो कन्वर्ट हुए हैं। ये मसला कहाँ तक पहुंचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस बहाने एक और बात पर चर्चा हो रही है मुसलमानों को लेकर और हिंदुस्तान के राजनीति को लेकर। बार बार ये चर्चा होती है कि मुसलमानों का हिंदुस्तान के राजनीति में जो रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी है, वो कम होती जा रही है। इस वक्त जो लोकसभा है मौजूदा, उसमें 27 एमपीज हैं। हालांकि ये 2014 के चुनाव में सिर्फ 22 एमपी रह गए थे, उनसे 5 बढ़कर हो गए हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। हिंदुस्तान में इस वक्त माना जाता है कि करीब 20 करोड़ मुसलमान आबादी है। 20 करोड़ मुसलमानों के लिए सिर्फ 27 एमपीज हैं लोकसभा में। तो ये इसको लेकर चर्चा होती है। फिर बात की जाती है कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो रूलिंग पार्टी भी है, उसके पास 303 एमपी हैं, लेकिन उसमें एक भी कोई मुस्लिम एमपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई मुस्लिम एमपी नहीं है। हालांकि 2014 में भी, 2017 में भी, 2014 में 7 और 2019 में उन्होंने 6 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी नहीं जीत पाया। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बार बार ये बात कहते हैं कि हम इसीलिए मुसलमानों को टिकट नहीं देते क्योंकि वो नहीं जीत पा रहे। इससे उलट भी हुआ है कि जो सीट्स मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ज़्यादा ताकत वाली है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, जो पहले कहा जाता था कि उनसे पूरी की पूरी राजनीति पर असर पड़ता है, मुस्लिम प्रभावी सीटें मानी जाती हैं। करीब 70 सीटें हैं देश में जो मुस्लिम प्रभावी मानी जाती हैं, जिनसे मुस्लिम एमपी जाते थे। लेकिन 2019 के चुनाव को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उनमें से ज़्यादातर सीटें जीती हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। तो इसका क्या मायने है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरी बात, इस समय करीब करीब 16-17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकारें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी शायद किसी विधानसभा में नहीं है। इसके अलावा जो पार्टीज हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन में बहुत जगह पर कोई एमपीज नहीं है। जो 27 में से 12 एमपीज तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के एमपीज हैं, और पीएसपी के एमपीज ज़्यादा हैं। तो इसलिए मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लगातार कम होता जा रहा है। ना केवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, बल्कि हमारे जो सर्विसेज हैं, आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उसको लेकर भी बार बार चर्चा होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी ज़्यादातर जगहों पर मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसने बताया था कि मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, कितनी खराब है। लेकिन उस रिपोर्ट के आने के बाद भी 10 साल से ज़्यादा हुए, 15 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उस पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। और मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। बहुत सारे जो मुस्लिम विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, मुस्लिम समाज को समझते हैं, उनका कहना है कि उनकी स्थिति दलितों से भी ज़्यादा खराब है और उनके साथ हमेशा भेदभाव की घटनाएं होती हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। अभी जो हमारे आईपीसी और जो क्रिमिनल जो लॉज हैं उनमें जो बदलाव किया गया उसमें भी मॉब लिंचिंग पर गंभीरता से बात की गई है। लेकिन लगातार घटनाएं हो रही हैं। अभी पिछले दिनों हरियाणा में जो हिंसा हुई नूह में, उसमें भी बहुत सारी बातें हुई कि किस तरह से वो सांप्रदायिक हिंसा वहाँ फैली है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में जो हिंसा हुई उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी पिछले दिनों दंगे हुए थे, उसमें भी जो सांप्रदायिक जो दंगा था, तनाव था, उसका बहुत असर दिखाई दिया। एक और सवाल किया जाता है कि क्या वजह है कि मुसलमानों का कोई नेतृत्व यानी कोई मुस्लिम लीडर हिंदुस्तान में बड़ा नहीं है जो उनकी नुमाइंदगी कर सके। लेकिन इससे उलट सवाल होता है कि क्या वजह है, क्या ज़रूरत है कि कोई मुस्लिम नेता ही मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे। हिंदुस्तान जो है एक सेक्युलर कंट्री है और वहाँ अब तक पिछले 75 साल में जो नॉन मुस्लिम लीडर्स हैं वही मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते रहे, उनकी नुमाइंदगी करते रहे हैं। तो फिर आज क्यों ज़रूरत पड़ गई। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि
मुस्लिम नेता कहना या मुस्लिम एमपी कहने से भी मुझे आपत्ति होती है, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं चुना गया था जब वो लोकसभा में एमपी थे, तो वहाँ सब लोगों ने वोट दिया था मुझे। हिंदुओं ने भी दिया था, मुसलमानों ने भी दिया था, दलितों ने भी दिया था, पिछड़ों ने भी दिया था। तो मुझे मुसलमानों का नुमाइंदा कहना आपत्तिजनक बात है। इस समय कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। 2 नाम बड़ी चर्चा में होते हैं। एक बदरुद्दीन साहब हैं असम के, और दूसरे हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो पार्टीज मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती हैं और ये दावा करती हैं कि वो मुसलमानों के हकों की लड़ाई लड़ती हैं, मुसलमानों की चिंता करती हैं, उन्होंने एक गठबंधन बनाया, विपक्षी गठबंधन, जिसका नाम है इंडिया, INDIA। इस गठबंधन में दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं, जिन्हें मोटे तौर पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव पार्टी माना जाता है, MIM, AIMIM, और जो बदरुद्दीन साहब की पार्टी है असम में, उन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। तो क्या ऐसी वजह है कि विपक्षी गठबंधन जो मुसलमानों की राजनीति करना चाहता है, मुसलमानों की नुमाइंदगी पर अपना भरोसा जताना चाहता है, उसने दोनों पार्टियां, ओवैसी और बदरुद्दीन साहब की पार्टी को क्यों नहीं शामिल किया है? भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते ही हैं, पार्टी भी कहती है कि हमें मुसलमान वोट नहीं देते हैं, तो हम टिकट नहीं दे सकते क्योंकि विनेबिलिटी का मसला है। लेकिन सरकार किसी तरह का भेद नहीं करती। वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, बल्कि बहुत सारी आंकड़े पार्टी के नेता गिनाते हैं, जिसमें बताया गया कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं हैं, उसमें मुसलमानों को एक बड़ा हिस्सा मिला है, बल्कि उनकी आबादी से भी ज़्यादा हिस्सेदारी उनको मिली है। चाहे वो PM आवास योजना हो, चाहे राशन की बात हो, या उज्ज्वला योजना की बात हो, लगातार ये बात होती जा रही है। अल्पसंख्यक मंत्रालय को लेकर भी बहुत सारी चर्चा होती है। आज अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री के तौर पर पहले मुख्तार अब्बास नकवी होते थे। वो जब राज्यसभा की उनकी टर्म खत्म हो गई तो वो भी चले गए। सबसे आखिरी मुस्लिम MP थे भारतीय जनता पार्टी के इस मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा के टेन्योर में, जिनका कार्यकाल खत्म हुआ। उससे पहले जफर इस्लाम साहब का, और उससे पहले MJ अकबर साहब का। शाहनवाज हुसैन चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो वो MP नहीं है, वो अभी बिहार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर कोई MP या MLA भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को विधान परिषद के रास्ते से भेजा गया है, ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके, राजनीतिक इस्तेमाल भी किया जा सके, और समाज को आगे बढ़ाने में या समाज की जो ज़रूरत है उनको पूरा करने में भी ये आगे बढ़ सकते हैं। तो मुश्किल बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को क्या ज़रूरत पड़ी इस बात को कहने की? वो क्या कहना चाहते हैं? उनका मकसद क्या है? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक आने के लिए वो ये बात कर रहे हैं, या फैक्ट्स की बात है? बहुत सारे जानकार कहते हैं कि ये फैक्ट तो है ही, कि ज़्यादातर जो कश्मीरी पंडित थे वो कश्मीर में थे और वही मुसलमान बन गए। आज मुसलमानों की जो आबादी कश्मीर में है, उसमें से ज़्यादातर लोग कश्मीरी पंडित हैं। तो फिर यदि ये बात सही होती है, तो क्या इस बात पर बहस की जा सकती है कि हिंदू और मुसलमानों का DNA एक है? क्या फिर इस बात को माना जा सकता है हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं? और अगर एक हैं, तो फिर किस बात की लड़ाई है? फिर किस बात का लव जिहाद है? फिर किस बात की मॉब लिंचिंग है? खाने पीने की बात को लेकर भी बात होती है कि नॉन वेजिटेरियन की बात, तो सरसंघचालक ने भी बार बार इस बात पर जोर दिया, प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया, और अब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता भी जोर दे रहे हैं कि खाने पीने को और पूजा पद्धति को किसी तरह से नहीं जोड़ना चाहिए, और उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसको एक बात ये भी माना जा सकता है कि अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो साहब सभी लोग हमारे लिए तो खुदा हो जाते हैं, ईश्वर हो जाते हैं, जो भी हमारा साथ दे, जो हमें वोट दे। लेकिन समाज में भेदभाव खत्म हो, समाज में तनाव खत्म हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ चलें। मोहन भागवत साहब ने तो ये भी कहा कि जिन लोगों को हिंदुस्तानी कहने में आपत्ति है, वो अपने आप को भारतीय कहें, क्योंकि भारत हिंदुस्तानी कहने से यदि हिंदू लगता है, बार बार इस बात का भी जोर दिया जाता है कि हिंदू जो नाम है, जो शब्द है, वो कोई रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है, पंथ नहीं है। जैसे और सब चीज़ें पंथ हैं, हिंदू धर्म है, उसकी बड़ी व्याख्या अलग तरीके से की गई है। फिर बहुत सारे लोग सावरकर की व्याख्या की भी चर्चा करते हैं कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, और ईसाई पारसी कौन है, किसकी पितृभूमि कहाँ है, किसकी पुण्य भूमि कहाँ है, और किसकी जो नीयत है, क्रेडेंशियल्स हैं, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज़ाद हिंदुस्तान के 75 साल में ये कोई नहीं कह सकता कि मुसलमानों ने इसमें बड़ा योगदान नहीं दिया। बिना मुसलमानों के
ये हिंदुस्तान न तो आगे बढ़ता न आज़ाद होता। जिन लोग एक और बात बार-बार की जाती है मुसलमानों की तरफ से भी कि हिंदू जो है या बहुत सारे लोग मुसलमानों के जो क्रेडेंशियल्स पर शक करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, वो अपनी पसंद से हैं। उनके पास चॉइस थी पाकिस्तान जाने की, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए और उन्होंने हिंदुस्तान को अपना मुल्क माना। कहने के लिए ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से मुसलमानों के साथ भेदभाव करती हैं, बार-बार चर्चा होती है। कुछ कानूनों को लेकर भी चर्चा होती है, कुछ घटनाएँ हर दिन कुछ न कुछ हो जाता है जिसमें इस बात को लेकर चर्चा होती है। तो हम सबको एक बार समझने की ज़रूरत है, क्या हम राजनेताओं के हाथों में खेल तो नहीं रहे? यदि हम सब लोग, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जब दंगे होते हैं, तो दंगों में तो बहुत हिंसा हो जाती है, लेकिन दंगों के बाद 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वहीं शांति हो जाती है और वो इलाके में वही सब लोग साथ-साथ रहते हैं। क्योंकि हमारा जो कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी है, वो हिंदू और मुसलमानों के साथ मिलकर बना हुआ है। हमारे कारीगर, हमारे व्यापारी, हमारे व्यवसायी, हमारे मज़दूर, हमारे इंटेलेक्ट सब मिलकर बने हुए हैं। ये इतिहास बनाया हुआ है इन सब लोगों ने मिलकर। इस हिंदुस्तान को सबने मिलकर बनाया है। बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हम इसे मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम साथ-साथ चलने के लिए तैयार हैं? या हर दिन कोई एक नया पेज खोलकर राजनीति करना चाहते हैं? राजनीति बेखौफ होकर कीजिए, राजनीति बेशक कीजिए, लेकिन मेहरबानी करके और हिंदू और मुसलमानों को बाँटने की कोशिश मत कीजिए, समाज को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, समाज के ताना-बाना को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश मत कीजिए। आप चुनाव जीत जाते हैं किसी बात को लेकर, लेकिन समाज टूट जाता है। समाज महत्वपूर्ण है, इससे लोग राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। राष्ट्र अगर प्रथम है, तो राष्ट्र प्रथम को उसी तरह की प्राथमिकता भी देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए, जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।